Hello everyone, this is me, Ratna Tiwari, welcomes you in my channel. This video is about food groups and selection of food. After watching this video, you will be able to know about the balanced diet, food groups and factor affecting selection of foods. As you all know that no food is complete in itself. कोई भी खाद्य पदार्थ जो हम खा रहे होते हैं वो अपने आप में संपूर्ण नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमने ये खाद्य पदार्थ खा लिया उसके बाद हमें कुछ और आज खाने की ज़रूरत नहीं है, उससे हमारी सारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। ऐसा नहीं है। कभी आपने सुना होगा कि दूध एक संपूर्ण आहार है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूध में आयरन और विटामिन सी नहीं होता है? तो अगर हम आयरन और विटामिन सी नहीं लेंगे तो क्या होगा? कुछ बीमारियां हो जाएंगी, खून की कमी हो जाएगी शरीर में। तो अगर हम दूध ही ले रहे हैं तो हमें आयरन और विटामिन सी का कोई और सोर्स ढूंढ के अपने खाने में ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? So, in order to have all the nutrients in adequate proportion, we must include different types of food in our diet. हमें अपने खाने में बहुत सारे खाद्य पदार्थों को शामिल करना ज़रूरी है, जिससे कि हमें सारे पोषक तत्व सही रूप में मिल पाएँ। हम जो भी खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो हमारा फेवरेट होगा उसे खा के हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा। सपोज़ आपको पिज़्ज़ा पसंद है, आपने एक पिज़्ज़ा खाया और आप सेटिस्फाई हो, आपका पेट भर गया है, आपका मन खुश हो गया है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, पोषक तत्वों की आवश्यकता है, वो पूरी हो गई। और अगर पूरी नहीं होगी तो आपको कोई बीमारी हो सकती है। किसी पोषक तत्व की कमी से आप सुचारू रूप से अपने कार्य को नहीं कर पाएंगे। सो इम्बैलेंस डाइट कैन कॉज एनी डेफिशिएंसी डिजीजेस। क्लियर? और इफ वी टेक एक्सेस न्यूट्रिएंट्स, अगर ज़्यादा पोषक खा लेंगे तो भी क्या होगा? तो भी हमें कोई बीमारी या कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो लेट्स बिगिन दिस चैप्टर। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल बटन so that you can get further updates easily. तो सबसे पहले हम जानते हैं कि संतुलित आहार, बैलेंस डाइट होता क्या है। What is balanced diet? डेफिनेशन को आप समझिए एक बार इसकी। A balanced diet is one that gives your body the nutrients it needs to function correctly. Clear? एक ऐसा आहार जो आपकी पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरी करता हो, जो आपके शरीर को चाहिए। ठीक है, एक और डेफिनेशन यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगी। A balanced diet is one which contain different types of food in adequate quantity and right proportion so as to meet the nutritional requirement of our body. यानी कि एक ऐसा संतुलित आहार, या हम कह सकते हैं कि एक संतुलित आहार वह है जिसमें पर्याप्त मात्रा में और सही अनुपात में विभिन्न प्रकार के भोजन हों और वो हमारे शरीर की पोषण संबंधी समस्त आवश्यकताओं को पूरा करते हों। या एक संतुलित आहार वह है जो हमारे शरीर को सही ढंग से कार्य करने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व देता है। तो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, फुल फॉर्म आप याद रखिएगा इसकी, बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है। तो ICMR ने इस पे बहुत काम किया बैलेंस डाइट के लिए, और
उन्होंने ICMR ने 2 पॉइंट्स दिए हैं बैलेंस, जिससे कि हम अपने खाद्य पदार्थ को, हम जो खाना खा रहे हैं उसको बैलेंस कर सकें। तो वो क्या है? द डेली रिकमेंडेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू ऑल ग्रुप, लोगों के सभी समूहों के लिए पोषक तत्वों की दैनिक सिफारिश बताई है और विभिन्न खाद्य वर्ग बताए हैं, फूड ग्रुप्स, जो हमें बैलेंस डाइट बनाने में हेल्प करते हैं। जो हम खाना खा रहे हैं उसे बैलेंस बनाने में सहायक होते हैं। RDA रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी प्रस्तावित दैनिक मात्रा। ICMR ने एक RDA बनाया है, प्रस्तावित दैनिक मात्रा बनाई है खाद्य पदार्थों की। वो लोग अलग अलग लोगों की एज ग्रुप के हिसाब से, उनके वर्ग के हिसाब से, सेक्स जेंडर के हिसाब से, और वो किस तरीके का कार्य करते हैं उनके हिसाब से, या स्पेशल कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी हो गई, लैक्टेशन टाइम हो गया, ओल्ड एज हो गई, तो अलग अलग स्पेशल कंडीशंस के लिए को दिमाग में ध्यान में रखकर ICMR ने RDA बनाया है। यानी कि हर एक व्यक्ति को उसकी जो भी उसका कार्य है, जो भी उसका एज ग्रुप है, उसके हिसाब से क्या क्या खाद्य पदार्थ कितनी मात्रा में लेना है, एक ऐसा चार्ट बनाया है जिसको कहते हैं रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, यानी कि प्रस्तावित दैनिक मात्रा, खाद्य पदार्थों की मात्रा। यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने शो कर रखा है, आप देख सकते हैं। इन्फेंट, जैसे ये आयरन, मैग्नीशियम, जिंक और कैल्शियम की रिक्वायरमेंट यहाँ पर है। क्योंकि चार्ट बहुत बड़ा है, मैंने एक छोटा पोर्शन आपको एग्जाम्पल के लिए लिया यहाँ पर। इन्फेंट्स हैं, उनका एज, इस एज पर उनका बॉडी वेट कितना है, और उस बॉडी वेट के हिसाब से, जैसे कि 6 महीने तक के बच्चे को अगर वो 6 kg का है तो 360 मिलीग्राम उसको कैल्शियम चाहिए, आयरन 10 मिलीग्राम चाहिए, मैग्नीशियम 60 मिलीग्राम चाहिए और जिंक 3 मिलीग्राम चाहिए। इसी तरीके से आप यहाँ पर देख के डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। जैसे फीमेल्स के लिए है 19 प्लस हैं और 58 बॉडी वेट है, तो उनको कैल्शियम 800 चाहिए। और वहीं पर स्पेशल कंडीशन के लिए ये चेंज रिकमेंडेशन है कि अगर वो प्रेगनेंसी है उसको या लैक्टेशन पीरियड है तो वो रिक्वायरमेंट 800 से बढ़ के कितनी हो गई है, 1200 मिलीग्राम। इसी तरीके से आप और सारी चेंजेस देख पाएंगे। तो यानी कि अब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस किस तरीके से हमारी सहायता करते हैं कि हम अपने खाद्य पदार्थ को बैलेंस बना पाएँ। तो चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं और फूड ग्रुप्स को समझते हैं। व्हाट इज फूड ग्रुप? डिफरेंट फूड्स हैव वेरीड अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। आप सभी जानते हैं अलग अलग खाद्य पदार्थों में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं और हमें अलग अलग फूड प्रोडक्ट्स को अपनी डाइट में शामिल करना होता है उसको बैलेंस, संतुलित आहार बनाने के लिए। जरा आप ये सोचिए कि अगर ये RDA नहीं होता आपके पास तो आपको सारी कैलकुलेशंस करनी पड़ती कि क्या कंडीशन है, क्या एज है, क्या सेक्स है, क्या वर्क कर रहा है, वर्क कंडीशन क्या है, उसके हिसाब से सारी प्लानिंग करनी पड़ती। तो ये बहुत टिपिकल होता और टाइम टेकिंग होता और शायद कोई जल्दी घर में इसको नहीं करता। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फूड ग्रुप्स क्रिएट किए गए, फूड ग्रुप्स बनाए गए और इन फूड ग्रुप्स में वो सारे न्यूट्रिएंट्स जो सारे भोज्य पदार्थ को एक एक वर्ग में रखा गया जो सेम न्यूट्रिएंट्स वाले होते थे। जैसे कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थ एक वर्ग में रख दिए गए, प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थ दूसरे वर्ग में रख दिए गए। अब जब आप अपनी डाइट प्लान कर रहे हो तो हर खाद्य वर्ग से एक एक खाद्य पदार्थ लिया तो आपकी थाली संतुलित हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर? तो बहुत सारे फूड ग्रुप्स बने हुए हैं
बट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने जो रिकमेंडेशन दी है वो दी है 5 फूड ग्रुप्स की, 5 फूड ग्रुप्स। क्लियर, जिसको अभी हम समझते हैं। और इसको मैंने एक सिंपल वे में आपको चार्ट ट्रायंगल के फॉर्म में दर्शाया है। यहाँ पर जैसे जैसे ट्रायंगल का एरिया बेस से ऊपर को जाता है, यानी चौड़े एरिया से ऊपर को जाता है, उसी के अकॉर्डिंग क्वांटिटी खाद्य पदार्थों की कम हो जाती है। जो बेस एरिया में आ रहे हैं वो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में लेने हैं, उससे कम, इस तरीके से। तो जो 5 फूड ग्रुप्स हैं उसमें फर्स्ट है सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर्स, सेकेंड इज पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड, थर्ड इज मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फोर्थ फूड ग्रुप है, एंड फिफ्थ इज फैट एंड ऑयल्स, शुगर एंड जैगरी। ये 5 खाद्य वर्ग हैं। तो इनको अब हम डिटेल में समझते हैं। सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर्स। सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर्स में जितने भी सीरियल्स होते हैं वो आएंगे, जैसे कि राइस, वीट, बार्ले, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, ये सारे आएंगे। और इनसे बनने वाले पदार्थ भी आएंगे, जैसे कि चिवड़ा हो गया, मुरमुरे हो गए, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, दलिया, सूजी, ब्रेड, ये सारी चीज़ें इस ग्रुप में शामिल होंगी। These all are rich sources of carbohydrate. These are rich sources of carbohydrates. Clear? And very cheapest source of energy. एनर्जी देने का सबसे सस्ता साधन है ये। इसके अलावा इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है, आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। बी कॉम्प्लेक्स है, कुछ में कैल्शियम होगा कुछ क्वांटिटी में। लो क्वालिटी प्रोटीन भी होता है, क्योंकि इसमें सीरियल्स में एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन नहीं होता है, जिस वजह से प्रोटीन डिटोरिएट क्वालिटी का होता है। और किसी भी सीरियल में प्रोटीन को हाई क्वालिटी का, ए ग्रेड का बनाने के लिए अगर हम उसमें पल्सेस को, दालों को ऐड कर देंगे तो उसका प्रोटीन हाई क्वालिटी का हो जाएगा, क्योंकि उसमें लाइसिन होता है और वो ऐड होकर उस खाद्य पदार्थ में लाइसिन जुड़ जाएगा, जिससे कि प्रोटीन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। क्लियर? रूट्स एंड ट्यूबर्स। रूट्स एंड ट्यूबर में ये भी कार्बोहाइड्रेट में रिच होते हैं, जैसे कि आलू हो गया आपका, शकरकंदी, अरवी, ये सारे रूट्स एंड ट्यूबर्स में आएंगे। ये भी कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं और बिल्कुल इसमें सेम अमाउंट ऑफ मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं जो कि सीरियल्स वगैरह में होते हैं। सबसे कॉमन जो रूट्स है वो पोटैटो है, बहुत ज़्यादा खाया जाता है और यूनिवर्सली लोग इसको एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट इज पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड। इसमें जितनी भी दालें हैं, ऑल पल्सेस लाइक अरहर, चना, मटर, उड़द दाल, ये सारी दालें, राजमा, छोले, ये सब कुछ इसमें आएगा, इस फूड ग्रुप में आएगा। और प्रोटीन मीडियम क्वालिटी का होता है। इसमें सिर्फ सोयाबीन एक ऐसा सोर्स है इसमें जिसका प्रोटीन हाई क्वालिटी का होता है, बाकी मीडियम क्वालिटी का प्रोटीन होता है पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड में। एसेंशियल अमीनो एसिड मेथियोनिन पल्सेस में नहीं होंगे। क्लियर? राइस में क्या नहीं था, राइस या वीट में लाइसिन नहीं था और पल्सेस में मेथियोनिन नहीं होता। सो जब हम दाल और राइस को एक साथ कंबाइन कर देते हैं तो मेथियोनिन आ गया और लाइसिन भी ऐड हो गया। इसलिए तब जो
प्रोटीन है वो हाई क्वालिटी की हो जाती है। इट मीन्स कि अगर आप खिचड़ी खाते हैं तो प्रोटीन हाई क्वालिटी की खिचड़ी के अंदर है। क्लियर? अब नेक्स्ट फूड ग्रुप है मिल्क, मीट एंड देयर प्रोडक्ट्स। इसमें आपका दो आ गए, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मीट एंड देयर प्रोडक्ट, यानी वेज में ये नॉन वेज मटीरियल आ गया आपका सारा, और मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आ गया। इसमें लस्सी, चीज़, खोया, पनीर, ये सारी चीज़ें आएंगी। क्योंकि विटामिन सी नहीं होता है मिल्क में, अदरवाइज हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है मिल्क के अंदर, फैट होता है और इजीली डाइजेस्टेबल होता है। कैल्शियम और फास्फोरस का रिच सोर्स होता है और ये आसानी से बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है। एग, मीट, फिश, ये भी रिच सोर्सेज हैं प्रोटीन के। इसके अलावा कुछ विटामिन जैसे विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन डी इनमें प्रेजेंट होते हैं, लेकिन विटामिन सी डेफिशिएंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट इज फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में डिफरेंट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आएंगे जो फर्दर क्लासिफाइड हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल और येलो एंड ऑरेंज, क्लियर? तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में कौन कौन से आएंगे, जैसे आपके पालक, स्पिनच, मस्टर्ड लीफ, फेनुग्रीक लीफ, और मेथी हो गया, पालक हो गया, बथुआ हो गया, ये सारी चीज़ें आएंगी। दीज आर रिच सोर्सेज ऑफ कैरोटीन, विटामिन बी, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, कैल्शियम और आयरन। इन समस्त चीज़ों का ये अच्छा सोर्स है। विटामिन ए कैरोटीन के फॉर्म में, विटामिन बी, फॉलिक एसिड के अच्छे सोर्स हैं। रेड एंड येलो वेजिटेबल्स जितने भी हैं, जैसे कि टमाटर, बीट रूट, पम्पकिन यानी कि कद्दू, ये सारी चीज़ें कैरोटीन का अच्छा सोर्स हैं और इसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी होता है। फ्रूट्स भी इसी ग्रुप में इंक्लूड किए गए हैं, वो भी विटामिन एंड मिनरल के रिच सोर्स होते हैं। लास्ट इज फैट, oil, sugar and jaggery. Fat and oil like pure ghee, butter, vegetable oil, mustard oil, sunflower oil, soybean oil, etc. all include in this group. These groups provide essential fatty acid. क्या देता है ये? Essential fatty acid देता है. This food group in this food group, like butter, when we eat butter, there's a some amount of vitamin A also, and कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स में विटामिन डी भी प्रेजेंट होता है। हमें हमेशा अनसैचुरेटेड फैट को ही अपनी डाइट में लेना चाहिए, जो कि ज़्यादातर ऑयल्स में प्रेजेंट होता है। शुगर एंड जैगरी यानी कि चीनी और गुड़, इस ग्रुप में चीनी और गुड़ आते हैं और कार्बोहाइड्रेट का अच्छा सोर्स है। शुगर इज़ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जबकि जैगरी एंड हनी आर गुड सोर्स ऑफ आयरन। तो अगर आयरन का अच्छा सोर्स आपको चाहिए तो आपको जैगरी यानी कि गुड़ खाना चाहिए। ICMR ने अपनी कुछ रिकमेंडेशंस भी दी हैं कि जब भी हम अपनी डाइट प्लान करते हैं तो उसमें क्या क्या खाद्य पदार्थ इस फूड ग्रुप से लेने हैं। तो जो भी हम खाद्य पदार्थ ले रहे हैं, जैसे सीरियल्स, रूट्स एंड ट्यूबर्स को ले रहे हैं, वो जितनी भी शरीर को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसका 75%, क्लियर? उससे ज़्यादा हमें सीरियल, रूट और ट्यूबर पे डिपेंड नहीं होना है। अगर आपको 1000 कैलोरी की ज़रूरत है तो उसमें से 750 कैलोरी मैक्सिमम, 750 कैलोरी आप किससे ले सकते हो? सीरियल, रूट्स एंड ट्यूबर से। फैट 5%, फैट कितना है? 5%, क्लियर? उतनी एनर्जी लेनी है फैट से। शुगर से भी, शुगर, जैगरी, ये भी 5% की रेंज में आएंगे, इनसे भी हमें 5% से ज़्यादा एनर्जी नहीं लेनी है।
वेजिटेबल्स कम से कम 150 ग्राम लेने हैं डेली। क्लियर। जो सीरियल और पल्सेस का रेशियो है वो 4:1 का होना चाहिए या 5:1 का होना चाहिए, और मिनिमम 100 ग्राम ऑफ मिल्क किसी भी फॉर्म में, चाहे आप दही के रूप में ले रहे हैं, लस्सी के रूप में ले रहे हैं, मट्ठे के रूप में ले रहे हैं, छाछ के रूप में ले रहे हैं, कम से कम कितना लेना है? मिल्क 100 ग्राम ज़रूर लेना है अपनी डाइट में। क्लियर। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपनी डाइट में क्या क्या कितनी मात्रा में शामिल करना है, जिससे आपका फूड जो है वो बैलेंस डाइट बन जाए। हियर इज़ अ टेबल, एक टेबल शो करी है मैंने, विच शो द न्यूट्रिएंट सप्लाइड बाय डिफरेंट फूड ग्रुप्स। क्योंकि मैं एक बार और अभी आपको समझा चुकी हूँ, फिर भी एक बार जल्दी से देखते हैं। Here food groups are mentioned, what is main nutrient present in that and other nutrient. So cereal, grains and grain products like rice, wheat, bajra, corn, root and tuber, potato, arbi, means they gives energy and means with energy they give some deteriorate quality of protein also. Clear. Invisible carbohydrate is also there. कार्बोहाइड्रेट मीन्स एनर्जी का एक अच्छा सोर्स है, इसके साथ साथ ये डेटोरिएट क्वालिटी का प्रोटीन भी देता है। इनविजिबल फैट होते हैं इसके अंदर, विटामिन बी, आयरन, कैल्शियम एंड फाइबर होता है। पल्सेस एंड लेग्यूम्स लाइक मूंग, मसूर, अरहर, सोयाबीन, आलमंड, सनफ्लावर एक्सेट्रा, ये प्रोटीन देते हैं और प्रोटीन के साथ साथ थोड़ी एनर्जी भी देते हैं। इसमें इसके साथ साथ इनविजिबल फैट, बी विटामिन, आयरन, कैल्शियम और फाइबर प्रेजेंट होते हैं। मिल्क एंड मीट प्रोडक्ट्स मेन सोर्स है प्रोटीन का, प्रोटीन देते हैं। इसके अलावा ये फैट, राइबोफ्लेविन, कैल्शियम, विटामिन B12, फैट सॉल्युबल विटामिन्स ये भी देते हैं। Next is fruit and vegetables. There are green leafy vegetables and yellow and red vegetables. They are rich sources of vitamin, mineral and fiber. Except this, there is invisible fat, trace minerals and vitamins also. Last, you cannot see here properly, but I explained, that is fat and sugar. They only give energy. And if we eat jaggery or sugar, then this provide us carbohydrate also, including energy. Except this, there is essential fatty acids, vitamin A, D and iron is also present in fats, oils, fat and sugars. Okay. Here is a picture of food pyramid. Just take a quick look. That is bread, cereal, rice and pasta. It is 6 to 11 serving daily in diet. Vegetable group 2 to 4 serving. Fruit 2 to 4 serving. Milk, yogurt, cheese etc. 2 to 3 serving. If you are non-vegetarian, then you can eat 2 to 3 serving of meat, poultry, fish, dry breeds. Either you take this और दिस, नॉट कि 2 से 3 सर्विंग इसकी भी ले रहे हो सेम डे और इसकी भी ले रहे हो, तो एक्सेस न्यूट्रिएंट्स हो जाएंगे। एंड फैट, ऑयल एंड स्वीट्स बहुत कम मात्रा में यूज़ करना। आपको नज़र आ रहा होगा, मतलब जैसे कि सॉल्ट स्प्रेड करके खाओ, इस तरीके से आपको लेना है, बहुत कम से कम मात्रा में लेना है। कैसे फूड ग्रुप्स आपको हेल्प करते हैं, क्या क्या करने में हेल्प करते हैं फूड ग्रुप्स? यू कैन यूज़ एज अ टूल फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट। अगर न्यूट्रिशनल असेसमेंट करना है तो उसमें एक यंत्र के रूप में काम करते हैं। न्यूट्रिशन एजुकेशन में एक यंत्र के रूप में काम करते हैं।
अगर एक नॉर्मल हेल्दी पीपल की डाइट आपको प्लान करनी है तो उसमें भी फूड ग्रुप्स आपको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं कि आपको बहुत मेहनत नहीं करनी है। आपने व्यक्ति को लिया, उसकी हाइट, वेट, ये मेज़रमेंट आपके पास है और आपके पास अगर फूड ग्रुप्स अवेलेबल हैं तो आप उनकी डाइट प्लान आसानी से कर सकते हो। डाइट में वैरायटी देते हैं, आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आज क्या लेना है। हर एक फूड ग्रुप से एक एक आइटम लेते हो आप तो ऑब्वियस है वैरायटी आएगी। थेराप्यूटिक डाइट को प्लान करने में मदद करते हैं, यानी जो रोगियों के लिए भोजन बनाया जाता है, आहार चिकित्सा जिसे कहते हैं, थेराप्यूटिक डाइट बनाने में ये हेल्प करते हैं, उनकी प्लानिंग करने में। और फॉर्मुलेशन ऑफ न्यूट्रिशन लेबल में भी हेल्प करते हैं। इस तरीके से फूड ग्रुप्स आपकी सहायता करते हैं। नाउ वी कम फैक्टर अफेक्टिंग सिलेक्शन ऑफ फूड। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो खाद्य सिलेक्शन में सहायक होते हैं? बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो द इम्पॉर्टेंट बेसिस ऑफ फूड न्यूट्रिशन is the selection of various food products. Therefore, inclusion of such foods in diet is must for fulfillment of the nutritional requirement of the family and satisfaction. आप जो भी खाना खा रहे हो वो आपको तभी संतुष्टि देगा जब उससे आपको पूर्ण रूप से पोषक तत्व जितनी आपको ज़रूरत है उतने मिल रहे हैं। कभी भी दो फैमिली एक जैसे खाने को नहीं खाती है, एक जैसा मील कंज्यूम नहीं कर सकती है, क्योंकि हर एक की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अलग अलग स्टेट, कंट्री के लोग अलग अलग तरीके से खाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों ऐसा होता है कि आपके घर में जो खाद्य पदार्थ बन रहे हैं और आपकी डाइट न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, वो आपके बगल वाले घर में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को वही खाना पूरा नहीं करेगा। या आप जो अपनी लंच में खाना ले आए हो, आपकी मम्मी ने आपके अकॉर्डिंग दिया है, अगर वो आपकी फ्रेंड खाती है तो वो उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करेगा। क्यों? सो selection of different food in different families is the main reason for it. The selection is based on various factors which are as follows. वो अभी मैं बताऊंगी। तो क्यों आपका खाना आपकी फ्रेंड के लिए सुटेबल नहीं है? क्यों? क्योंकि मे बी आपकी फिजिकल एक्टिविटी और उसकी फिजिकल एक्टिविटी में डिफरेंस हो। क्लियर? आपकी एज में, उसकी एज में फ़र्क हो, उसने जो ब्रेकफास्ट लिया था और आपने जो लिया था उसमें फ़र्क हो सकता है। तो हो सकता है वो ब्रेकफास्ट हैवी ले रखा हो, आप जो स्कूल में टिफ़िन लाए वो हैवी लाते हो। इट डिपेंड्स, वेरी कर सकता है। तो कौन कौन से फैक्टर हैं वो खाद्य सिलेक्शन को प्रभावित करते हैं? आइए इस पर एक नज़र डालते हैं। फर्स्ट इज़ फैमिली फूड वैल्यूज़, यानी परिवार की खाने से संबंधित मूल्य क्या है? पारिवारिक खाद्य मूल्य। इसमें कोई भी फूड प्रोडक्ट्स शामिल होते हैं जो हर एक परिवार के लिए वैल्यूएबल होते हैं। फूड वैल्यूज़ कैसे बनती हैं? ज्योग्राफी के हिसाब से जो बनती हैं, क्लाइमेट के हिसाब से बनती हैं, रिलीजन कैसा है, रिलीजियस बिलीव्स जो हैं उनके, ट्रेडिशंस हैं, इमिटेशंस ऑफ अदर्स, ये सारा मिला के हमारी फूड वैल्यू बनती है। जैसे कि कोई एक व्यक्ति एक स्टेट में रहता है जहाँ पर ग्रेन्स ज़्यादा और अनाज ज़्यादा हैं, ठीक है, तो वो क्या खाना पसंद करेंगे? वो गेहूँ, ये चावल, ये ज़्यादा, जहाँ गेहूँ ज़्यादा होता है जैसे पंजाब है तो यहाँ के लोग रोटियाँ पसंद करते हैं क्योंकि वो उनकी मेन डाइट में इंक्लूडेड है। क्लियर? वहाँ के लोग ज़्यादा चपाती खाते हैं। लेकिन आप अगर बंगाल जाओ तो वहाँ के लोग राइस पसंद करेंगे क्योंकि वहाँ के जो है एरिया में राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाता है, इसलिए लोग वही खाते हैं और वो उनकी चॉइस बन जाता है। ट्राइबल एरिया में राइस हो गया, फिश हो गई, बंगाल के लोग मछली भात खाएंगे, पंजाब के लोग पंजाब की क्या खाते हैं? मक्के की रोटी, सरसों का साग। जो जहाँ पर जितनी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है वो उनकी फूड वैल्यूज़ में अपने आप शामिल हो जाता है। साउथ इंडिया में राइस के आइटम ज़्यादा खाए जाते हैं। तो हर एक फैमिली की अपना एक लाइफ स्टाइल होता है, वो उसकी फूड वैल्यू को अफेक्ट करता है।
क्योंकि हर एक फैमिली में नंबर ऑफ मील्स अलग अलग हो सकते हैं। किसी में 3 मील खाए जाते हैं, किसी फैमिली में 5 मील खाए जाएंगे, किसी फैमिली में सिर्फ 2 मील खाए जाते हैं। तो कुछ फैमिलीज़ में जितने ज़्यादा मील्स खाए जाएंगे उस तरीके से अगर आप एक दिन में 5 मील ले रहे हैं तो अपने जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डिवाइड हो गई। क्लियर। लेकिन जो 2 बार ले रहे हैं तो उनको वो सारे खाद्य पदार्थ सिर्फ 2 बार में खाने हैं। क्लियर। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड स्टफ्स। जब भी आप खाद्य पदार्थ को सेलेक्ट करेंगे अपनी डाइट के लिए तो कौन कौन से फूड स्टफ्स वहाँ अवेलेबल हैं, कौन से फ्रूट्स अवेलेबल हैं, कौन सी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, ये किस पे डिपेंड करता है? सीज़न पे डिपेंड करता है। यस। और इसके साथ साथ जिस एरिया में आप रह रहे हैं वहाँ के प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है। हालांकि आजकल हर जगह हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। तो जो सीजनल फूड होते हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत अच्छी होती है। विंटर्स में जैसे कि गाजर, मटर, गोभी, पत्ता गोभी, रेडिश, मूली, ये सारी चीज़ें बहुत मात्रा में पाई जाती हैं। जबकि समर में क्या होता है? बॉटल गार्ड, रेड घिया, तोरी, कद्दू, पम्पकिन, ये सारी चीज़ें होती हैं, करेला, ये पाए जाते हैं। यानी कि इस समय जो चीज़ें पाई जाएंगी उनकी अपने सीज़न के हिसाब से जो फूड स्टफ्स अवेलेबल होंगे उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ज़्यादा होगी, साथ साथ वो चीप भी होंगे, इनएक्सपेंसिव होंगे, ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। सीज़न के अलावा कुछ लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो पर्टिकुलर एरिया में ही मिलते हैं, वो भी आपको क्लाइमेट के हिसाब से मिलते रहेंगे। जैसे कि कोस्टल एरिया में फिश और सी फूड मिलते हैं, वो चीप होते हैं, और किसी और एरिया में आप फिश या सी फूड लोगे तो वो महंगे मिलेंगे। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एबिलिटी। The selection of food depends on economic ability to a large extent. With the increase of income, a person can select the food of his choice in respective of whether they are seasonal or non-seasonal or produced locally or import from other states. Clear? अगर किसी व्यक्ति की इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक स्थिति अच्छी है तो वो कभी भी कोई भी खाद्य पदार्थ खा सकता है, चाहे वो सीजनल हो या ना हो, वहाँ प्रोड्यूस होता है, वहाँ उपलब्ध है, या कहीं बाहर से आ रहा है, महंगा है, सस्ता है, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्लियर? तो इकोनॉमिक एबिलिटी भी खाद्य पदार्थों के सिलेक्शन को प्रभावित करती है। जिनके पास चॉइसेस ज़्यादा हैं, मनी ज़्यादा, उनके पास ऑब्वियस है चॉइसेस ज़्यादा होंगी, वो पनीर, नॉन वेज मटीरियल, ये सब कुछ जो एक्सपेंसिव मटीरियल है वो अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। लेकिन जो लो इनकम ग्रुप के लोग होंगे वो इतना एक्सपेंसिव फूड को अपनी डाइट में शामिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भी खाद्य पदार्थ को सिलेक्ट करते हैं, उनका चुनाव करते हैं, तो हमेशा न्यूट्रिटिव वैल्यू वाले फूड को ही सेलेक्ट करें। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ कॉस्टली है उसी में न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होगी। ये एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि महंगी चीज़ में ही न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी होगी, जबकि जो फूड चीप होते हैं और सीजनल होते हैं उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू से ज़्यादा अच्छी होती है। जैसे कि बिना सीज़न के एप्पल के बजाय आप सीजनल गुआवा खाओ तो उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू उससे अच्छी होगी। शुगर, जैसे कि एक एग्जांपल और मैं देती हूँ, जो चीनी है, चीनी महंगी होती है गुड़ से, लेकिन गुड़ की न्यूट्रिटिव वैल्यू अच्छी है क्योंकि गुड़ में आयरन भी होता है, तो इसलिए वो ज़्यादा अच्छी है। या आलमंड्स अच्छे होते हैं, गुड सोर्स हैं, हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर आप मूंगफली खाते हो तो वो इक्वली न्यूट्रिशनल है जैसा कि आलमंड है। तो हाई क्वालिटी या हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू फूड ज़रूरी नहीं है वो एक्सपेंसिव हो, बस जब उनको आप चूज़ करो
तो वाइजली करो, सही ढंग से सोच विचार कर करो। नेक्स्ट इज कल्चर। सिलेक्शन ऑफ फूड इज़ अफेक्टेड बाय रिलीजन, कास्ट एंड कल्चर। आप सभी जानते हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था पंजाब में उनका कल्चर है, कोई प्रोग्राम है तो मक्के की रोटी और सरसों का साग ज़रूर होगा। बंगाली हैं तो राइस और फिश, क्लियर। और साउथ इंडियन है तो क्या होगा, इडली एंड सांभर। तो इस तरीके से कल्चर प्रभावित करता है। रिलीजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें, धर्म भी करता है। कुछ कम्युनिटीज़ में जैसे कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाया जाता है तो वो उनके खाद्य पदार्थों में शामिल नहीं होगा, लेकिन कुछ कम्युनिटी में नॉन वेज मटेरियल खाया जाता है तो वो आसानी से उसको खा लेते हैं। नेक्स्ट इज़ फॉल्स मिथ्स। बहुत सारे गलत अवधारणाएं हैं खाद्य पदार्थों को लेके लोगों में, जो कि खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर आप दूध के बाद फिश खा लेते हैं या फिश के बाद दूध खा लेते हो तो स्किन डिजीज़ हो जाएगी। दैट इज़ ए मिथ, साइंटिफिकली कोई प्रूफ इसका नहीं है। या राइस खाने से मोटापा हो जाएगा, या अगर आपको फीवर है तो आप खाने को मिस कर दें, स्किप कर दें, या कोल्ड चीज़ें नहीं खाएं, या आपको कोल्ड हो रहा है, जुकाम है तो गर्म से ज़्यादा गरम चीज़ें खाएं। तो दीज ऑल आर मिथ्स, इनसे कुछ नहीं, कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट इज इफ़ेक्ट ऑफ पीयर ग्रुप। हमारा जो पीयर ग्रुप है, जो हमारा फ्रेंड सर्कल है, वो भी हमारे खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करता है। स्पेशली एडोलिसेंट एज में, जब हम किशोरावस्था में होते हैं, आप अपनी फ्रेंड के टिफ़िन में कोई खाद्य पदार्थ देखते हैं तो और वो आप खाना चाहते हैं तो आप उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस होकर अपने घर में जाके अपनी मम्मी को वो खाद्य पदार्थ खाने के लिए बोलेंगे। जंक फूड खाना प्रेफर करते हैं सिर्फ देखकर अपने फ्रेंड्स का, या कोई आपके फ्रेंड सर्कल में कोई साउथ इंडियन है, वो इडली सांभर डोसा खा रहा है तो नॉर्थ इंडिया में भी वो चीज़ें खाई जाने लगेंगी। इस तरीके से पीयर ग्रुप अफेक्ट करता है। आप उनका खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हो, वो आपका खाद्य पदार्थ खाना पसंद करते हैं, और वही जाके आप बनाने के लिए ट्राई करते हो या बोलते हो। एक और फैक्टर है, एक और कारक जो प्रभावित करता है खाद्य पदार्थों के चयन को, वो है मीडिया। मीडिया काफ़ी चीज़ों में हम सबको इन्फ्लुएंस करती है। तो इन्फॉर्मेशन जो भी हमें मिलती है मीडिया से, चाहे वो टेलीविज़न हो गया, रेडियो, फिल्म, न्यूज़पेपर या सेमिनार्स, इन सब से जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है न्यूट्रिशन के ऊपर, वो हमारे खाद्य पदार्थ के चयन को प्रभावित करती है। और हाउसवाइफ्स पर मीडिया का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और ये मीडिया ही है जो कई बार अच्छा इफ़ेक्ट डालती हैं, लेकिन कई बार होता है एडवर्स इफ़ेक्ट भी डालती हैं। जैसे कि एडवर्टाइजमेंट से इन्फ्लुएंस होके आप कुछ सॉफ्ट ड्रिंक्स पीना चाहते हो, कुछ नूडल्स खाना चाहते हो। ये खाने में और पीने में टेस्टी होंगे, लेकिन इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। अगर आप कोई कोल्ड ड्रिंक ले रहे हो, कोई बीवरेजेस ले रहे हो, तो क्या है, उसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू कम है और आपका मनी जो है वो वेस्ट हो जाएगा। क्लियर? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी सिलेक्शन करें खाद्य पदार्थों का, तो हमेशा न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखकर करें। और ये सारे फैक्टर्स, ये सारे कारक प्रभावित करेंगे खाद्य पदार्थों के चुनाव को। कहीं भी आप रहें, यही फैक्टर्स आपको प्रभावित करेंगे आपके सिलेक्शन ऑफ फूड। तो आपको कभी मीडिया से इन्फ्लुएंस नहीं होना है, कभी भी फॉल्स प्रॉमिसेस या सेल्स, कहीं सेल लगी है खाद्य पदार्थों की, उनसे इन्फ्लुएंस होकर कोई खाद्य पदार्थ नहीं लेना है। आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा।
कुछ क्वेश्चंस जो आते हैं उसमें इम्पॉर्टेंट एक तो डेफिनेशन ऑफ बैलेंस डाइट आती है। कई बार खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं, और जो आप गलती करते हैं वो ये करते हैं कि आप सिर्फ एरिया बेस्ड हो जाते हैं। उस क्वेश्चन में एरिया दिया होगा कि ट्रांसफ़र हो गया है या वहाँ रहने गए हैं, ऐसे कुछ भी दिया होगा। तो खाद्य पदार्थों के वहाँ पे चयन करने को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, अब आप वो कंफ्यूज हो जाते हो। तो कहीं भी रहो आप, यहाँ से आपको कहीं भी जाना है, बॉम्बे जाना है, अमेरिका जाना है, स्विट्ज़रलैंड जाना, कहीं भी जाना है, खाद्य पदार्थों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक हमेशा यही रहेंगे। इस बात का ध्यान में रखेंगे। फूड ग्रुप्स पे क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से 5 फूड ग्रुप्स कौन कौन से हैं, या उनको मैच करने का क्वेश्चन आ सकता है। क्लियर? तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, ज़रूर अटेम्प्ट करें। एक और बात को ध्यान में रखें, हमेशा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के पहले उसको बहुत ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन को आपको कुछ 15 मिनट टाइम मिलता है एग्ज़ाम के पहले पढ़ने का, तो उस पर सिर्फ क्वेश्चंस पर कंसंट्रेट करिए, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, क्लियर, और उसके हिसाब से आंसर करिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.